हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर अपना क्वेश्चन पेपर, जिसमें आप 2020 का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में आपने पूरा क्वेश्चन पेपर देखा कि क्वेश्चन आपके पास किस प्रकार से आए हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पर देखा था। इसी के साथ आपने यहाँ पर आंसर शीट देखी थी। आपने देखा कि जो क्वेश्चन के आंसर है वो किस प्रकार से आप करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आप क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, सीधे क्वेश्चन नंबर डाल करके आपको आंसर लिखना है वहां पर। और आपने देखा कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप अपने आंसर को। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपने एक जेनेटिक का क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें आपने आंसर देखा था कि बच्चे ने किस प्रकार से आंसर लिखे हैं। सबसे पहले वहां पर डेफिनेशन दिखाई गई है। ठीक है, क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके अकॉर्डिंग वहां पर अपने आंसर को रिप्रेजेंट आपको करना है। सबसे पहले आप डेफिनेशन देंगे, उसके बाद आपको क्रॉस वहां पर करवाया गया था। सबसे पहले F1 जनरेशन को दिखाया आपने, उसके बाद आपने F2 जनरेशन को दिखाया, उसके बाद लास्ट में आपने रेशो भी वहां पर दिखाया था। आपने कहा ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, और डाई हाइब्रिड का आपके पास रेशियो आया था जो था 9:3:3:1। तो इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, अपने आंसर्स को लिखेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्या आते हैं, वो आपके पास एमसीक्यूज हैं, जो कि आप लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अनिषेक जनन किसे कहते हैं। व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस। इजी क्वेश्चन है, क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस। डेफिनेशन में आपने क्या कहा, दिस इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, किसका टाइप है ये, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, इन्वॉल्विंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम फीमेल गैमेट विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। आपने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के ही क्या हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आया, आपने कहा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात आई है तो दोनों में एक बार डिफरेंस को हम देख लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इजी है, कुछ यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा है। अगर हमने कहा डिफरेंस की बात है, पेरेंट की बात करते हैं। आपने कहा सिर्फ एक ही पेरेंट यहाँ पर होगा, जिसे आपने कहा एक ही जनक यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या बात की, दो पेरेंट यहाँ पर होते हैं, दो जनक यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर आपने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, गैमेट युग्मक का निर्माण नहीं होगा, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ पर क्या होगा, युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर युग्मक का निर्माण अगर हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर युग्मक का निर्माण नहीं हुआ तो निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर युग्मक ही नहीं बना तो निषेचन नहीं होगा। यहाँ पर आपने क्या कहा, निषेचन पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, अगर हम यहाँ पर बात करें प्लांट्स की, प्लांट्स के केस में बात करें, आपने कहा क्या यहाँ पे पॉलिनेशन की प्रोसेस होगी। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, आपने कहा पॉलिनेशन यहाँ पर नहीं होगा, परागण की प्रक्रिया नहीं पाई जाएगी। जबकि आपने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, परागण की प्रक्रिया होगी। परागण की प्रक्रिया को आपने पहले लिखना था, क्योंकि परागण के बाद ही निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये प्लांट्स के केस में हम बात कर रहे हैं। तो आपने कहा कि इसके अलावा और क्या चीजें होती हैं, यहाँ पर जो प्रोसेस होती है, आपने कहा ये जो सिंपल प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। आपने कहा सबसे पहले तो क्या हो रहा है, गेमीट का निर्माण हो रहा है। जब आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें आपने सबसे पहले क्या बात की थी, आपने फूल के भागों को देखा था।
उसमें आपने स्त्री केसर और पुंकेसर की बात की थी। अब आप स्त्री केसर और पुंकेसर में भी किसकी बात कर रहे हैं? आपने कहा कि पुंकेसर में आप देख रहे हैं एंथर को, परागकोश को। परागकोश को जब आपने देखा तो आपके पास कुछ इस प्रकार के लोब आए थे, प्रकार के लोब आए थे आपके पास, प्रकार के लोब आए थे, 4 ठीका आपके पास आए थे, ठीक है। अब आपने कहा कि यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और इन माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, गैमीट का निर्माण होगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबी प्रोसेस है। इसी प्रकार से आपने क्या बात की थी जब आपने कहा था ये तो क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, मेगास्पोरोजेनेसिस भी आपने इसी प्रकार से देखा था। गैमीट का निर्माण हुआ, गैमीट के निर्माण के बाद आपने क्या कहा, पॉलिनेशन हुआ, परागण हुआ, परागण के बाद आपने क्या कहा यहाँ पे, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया है, अब यहाँ पर क्या होगा, सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि बीज और फल का निर्माण होगा, ठीक है। वही हमने क्या कहा, पार्थेनोजेनेसिस में आपने क्या डेफिनेशन यहाँ पे देखी कि यहाँ पर बिना फर्टिलाइजेशन के क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या कहते हैं इसे, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो एक बार आप डेफिनेशन को देखिए। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं आपके पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन में पूछा गया है ओपेरॉन क्या है, व्हाट इज ओपेरॉन। आपने कहा ओपेरॉन इज अ क्लस्टर ऑफ जीन्स विच हैव अ कॉमन प्रमोटर, दे आर ट्रांसक्रिप्ट एज अ सिंगल mRNA। क्या होता है ओपेरॉन, एक जीन का क्लस्टर होता है, ठीक है, जिनमें क्या होता है, कॉमन प्रमोटर होता है, दे आर ट्रांसक्राइब्ड एज अ सिंगल mRNA, एज अ mRNA इन्हें क्या किया जाता है, यहाँ पे ट्रांसक्राइब किया जाता है, ठीक है। तो देखिए एक बार डेफिनेशन, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप इतना ही यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जितने नंबर का क्वेश्चन होगा उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसमें आपसे कहा गया किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए, यानी कि आपको बताने हैं 2 एंटीबायोटिक के नाम, ठीक है। इससे पहले आपको करना क्या है, एंटीबायोटिक क्या होती है। आपने कहा जो एंटीबायोटिक होती है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट आप क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब ये एंटीबायोटिक का जो इसकी डिस्कवरी है ये किसने की है, ये क्वेश्चन आपके पास आता है। सबसे पहले एंटीबायोटिक कौन है, ये क्वेश्चन आपके पास आता है। ये आपको अच्छे से क्या करना है, पढ़ के आना है। तो आपने क्या कहा, एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, कुछ रसायन होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। किस लिए किए जाते हैं, that kill or stop the growth of disease causing microorganisms such as fungi and bacteria। ध्यान दीजिए, आपको कहा गया कि जो एंटीबायोटिक होते हैं वो कुछ रसायन होते हैं जो किसी जीव के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। और क्यों किए जाते हैं, क्या काम होता है इनका, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, या तो उन्हें किल करेंगे, या तो उन्हें नष्ट कर देते हैं, या उनके ग्रोथ को रोक देते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है आपके पास, पेनिसिलिन है और स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल आपके पास आते हैं किसके, एंटीबायोटिक के। नोट करना है आप लोगों ने, कम से कम 5 एंटीबायोटिक के नाम आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अभी आपको 2 एंटीबायोटिक के नाम पूछे गए हैं तो अगला जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें भी 2 ही पूछे जाएंगे। चलिए अगला जो प्रश्न आपके पास आता है उसमें आपसे पूछा गया है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है जिसमें आपने कहा अपरा द्वारा उत्पादित किन्हीं 2 हार्मोन्स के नाम लिखिए, राइट द नेम ऑफ एनी 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। सबसे पहले प्लेसेंटा होता क्या है, आपने कहा जब भी एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होता है तो मदर और एम्ब्रियो के बीच में किसी भी चीज का ट्रांसफर हो रहा है वो किसके द्वारा होगा, आपने कहा प्लेसेंटा के द्वारा होगा, ठीक है। अब किन किन चीजों का ट्रांसफर होता है, आपने कहा न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। आपने कहा वेस्ट मटेरियल होता है, जो वहाँ पर डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसमें क्या होगा, वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होगा। तो इन सारी चीजों का जो ट्रांसफर है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट है वो मदर से लेकर के डेवलपिंग एम्ब्रियो में पास होते हैं प्लेसेंटा के द्वारा। और जो यहाँ पर डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसमें जो वेस्ट मटेरियल होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो से मदर में पास किसके द्वारा होगा, प्लेसेंटा के द्वारा होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपने पढ़ा कि जो ब्लड होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो और मदर, वो ब्लड मिक्स नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जो पोषक तत्व हैं उनका जो स्थानांतरण है वो प्लेसेंटा के द्वारा यहाँ पर होता है।
अब आपको बताना है कि कौन कौन से हार्मोन हैं जो प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट होते हैं। आपने कहा हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्लूड, कौन कौन से होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स होते हैं। एक है HCG, क्या होता है ये, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है HCG है। आपको दोनों ही नाम याद रखने, HCG है, HCG की फुल फॉर्म क्या है ये आपको याद रखना है, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। सेकंड है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL है, एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सिन है। अब ध्यान दीजिए, आपने इतना तो आपको पता चल गया है कि हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट। आपको फंक्शन पता होनी चाहिए, जैसे कि नाम ही बता रहा है, HCG का नाम ही बता रहा है, HPL का नाम आपको बता रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में आप पढ़ते चले आ रहे हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन क्या होते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, आप पढ़ते चले आ रहे हैं। जब आपने मेंस्ट्रुएशन पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने पढ़ी थी, तब आपने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का एक ग्राफ देखा था आपने, ठीक है, कि कहाँ पर एस्ट्रोजन बढ़ा, कहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ा, ठीक है, क्या इनके फंक्शन होते हैं, ये सारी चीजें आपने वहां पर देखी थी। तो यहाँ पर आपने जो मेंस्ट्रुएशन में जो आपने ग्राफ पढ़ा था वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो जो एक ग्राफ है एक बार हम फिर से रिपीट भी कर लेंगे। आपको वो ग्राफ अच्छे से समझना है, पढ़ना है, देखना है कि हार्मोनल चेंजेस किस प्रकार से वहां पर आ रहे हैं। चलिए, तो अगला जो प्रश्न आपके पास आता है उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें आपसे कहा गया है परिपक्व भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आपके पास आया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका 10th में रिपीट होता है और ये क्वेश्चन वहां पर भी पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, मेच्योर एम्ब्रियो सेक का डायग्राम यहाँ पर दिखाना है। यहाँ पर आपको इमेजेस बताई गई हैं और कुछ नाम बताए गए हैं, जैसे कि एंटीपोडल्स, जैसे कि पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल हो गया है, एक्सेल हो गया है, सिनर्जिट है, फिलीफॉर्म अपैरेटस है, क्या क्या होती है ये चीजें एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो इमेज है ये इस प्रकार से उल्टी है, हम यहाँ पर उल्टी जो पिक्चर है वो बनाकर देखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि जो एक्सेल है, एक्सेल आपकी इस वाले पोर्शन में है, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट जो 3 सेल होती हैं उन्हें आप एंटीपोडल सेल कहते हैं, ठीक है। एंटीपोडल सेल को हम बना लेंगे यहाँ पर, यानी कि आप इस वाली इमेज को यहाँ लेकर के आए हैं, ठीक है, तो आप एंटीपोडल सेल को नीचे बना लेंगे। चलिए, एंटीपोडल सेल बन गए हैं। अब आप सेंटर में आ जाएंगे और सेंटर में आपने क्या कहा, ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जो एंटीपोडल सेल है वो जस्ट अपोजिट में होंगी, जहां पर एक्सेल होती है वहां पर आपको सिनर्जिट मिलती है, ठीक है। ये जो 2 सेल आपके पास आई हैं तो हम यहाँ पर इस प्रकार से 2 सिनर्जिट सेल इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। ये जो 2 सिनर्जिट सेल आपके पास आई हैं, इसके ऊपर आपको यहाँ पर एक्सेल दिखाई दी है इस प्रकार से। तो आपने कहा कि ये दोनों आपके पास सिनर्जिट आ गई हैं और ये आपके पास एक्सेल आ गई है इस प्रकार से, क्लियर है। बीच में आपके पास क्या आए हैं, पोलर न्यूक्लियाई आए हैं। ये सबसे सिंपल डायग्राम है। अब ये देखिए कितनी सेल स्टेज आपके पास आई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 सेल स्टेज आपके पास यहाँ पर आई हैं, ठीक है, क्लियर है इतना। अब आपने कहा कि यहाँ पर होता क्या है, जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन में आपने कहा डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इससे पहले आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आपने कहा सिनर्जिट आपको पता चल गई है कि जो एग सेल के दोनों ओर होती हैं उसे आप सिनर्जिट कहते हैं। बीच वाली सेल आपके पास एग आती है। अब ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है, यहाँ पर आपको कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस प्रकार से मिलती है। ये जो यहाँ पर दोनों सेल हैं, तो इन सेल का डायग्राम होता कैसे है, इस प्रकार से आपको दिखाया गया है, इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। इन फिलीफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन क्या होगा, जो यहाँ पर पराग नलिका होगी, पॉलन ट्यूब होगी, उसे अट्रैक्ट करना, ठीक है, उसे क्या करना, अट्रैक्ट करना। तो जो ये क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर फिलीफॉर्म अपैरेटस होंगे इस प्रकार से यहाँ पर। अब ये क्या करेंगे, जो पॉलन ट्यूब होगी यहाँ से क्या आएगी, पॉलन ट्यूब आएगी, पराग नलिका आएगी और पराग नलिका में क्या होंगे, यहाँ पर मेल गैमेट होंगे 2। ये पराग नलिका को क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करती है
पराग नलिका यहाँ से अंदर आएगी, फ्यूज होगी, और एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, यहाँ पर एक्सेल के साथ फ्यूज हो जाएगा, जिसे आपने कहा निषेचन हो गया है, पहला निषेचन हो गया। ठीक है, दूसरा जहां पर जो गैमेट होगा वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है, जिसे आप डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर जो कंडीशन आपके पास आई है ये आती है 2n स्टेज, आ गई 2n स्टेज। और यहाँ पर जो कंडीशन आपके पास आती है वो आती है 3n स्टेज। 3n स्टेज कैसे आई, क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई थे, एक n तो ये था, एक n ये था, और एक n आपके पास मेल गैमेट का था, तो तीनों n मिलाकर के आपके पास 3n स्टेज यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है, ये जाइगोट यहाँ पर बना, फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट यहाँ पर बनेगा, जाइगोट यहाँ पर बनेगा, तो ये होगा डेवलपिंग एम्ब्रियो आपका, ये क्या होगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा। ये जो चीज आपके पास आई है ये होगा एंडोस्पर्म, क्या बनेगा यहाँ पर, एंडोस्पर्म बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इस एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होगा, कार्य क्या होगा, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ठीक है, ये जो भ्रूण है इसे नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना। क्लियर है इतनी बात कि कहाँ पर क्या फंक्शन हो रहा है। सिंपल सा डायग्राम है, यहाँ पर आपको और ज्यादा सिंपल करके दिखा रखा है कि कौन सी सेल कहाँ पर होती है। ठीक है, जो एक्सेल है, एक्सेल के जस्ट अपोजिट में आपने कहा एंटीपोडल सेल होती है। ठीक है, और जो एक्सेल की और जो सेल्स होती है उन्हें आप सिनर्जिट कहते हैं। सिनर्जिट में आपको उंगली नुमा संरचनाएं दिखाई देती है, जिसे आप फिलीफॉर्म अपैरेटस कहते हैं। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करती है, पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करती है। पॉलन ट्यूब अट्रैक्ट होगी तो पॉलन ट्यूब अंदर की ओर इंसर्ट होगी। अगर यहाँ पर आपको पॉलन ट्यूब को दिखाना है तो कैसे होगा, पॉलन ट्यूब यहाँ से इस प्रकार से आएगी और यहाँ से एंटर होती है, इस प्रकार से एंटर होती है, और यहाँ पर क्या होंगे, मेल गैमेट होंगे। क्लियर है इतनी बात कि कहाँ से क्या चीजें हो रही है, कंफ्यूज नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, डायग्राम को आपको एज इट इज बना लेना है, देखना है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है। डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तो चलिए, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके पास जो अगला प्रश्न आया है उसमें आपसे पूछा गया है बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण दीजिए। आपको पूछा गया है व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन, गिव एन एग्जांपल। ठीक है, इसके और में भी आपके पास क्वेश्चन आया है। सबसे पहले देख लेते हैं बिंदु उत्परिवर्तनवाद किसे कहते हैं। हमने कहा प्रीवियस लेक्चर में जब हम क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, हमने कहा कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें किसी भी प्रकार का जो चेंज आपके पास आया है, यानी कि जो जीन्स है, जीन्स में जो नाइट्रोजनस बेस है उनमें किसी भी प्रकार का जो चेंज आया है उसे आप क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। अब म्यूटेशन के अलग अलग प्रकार आपके पास आते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन आता है, पॉइंट म्यूटेशन आता है। देख लेते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन किसे कहते हैं। आपने कहा पॉइंट म्यूटेशन इज अ जेनेटिक म्यूटेशन वेयर अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस इज चेंज्ड। क्या होता है यहाँ पर, आपने कहा एक बिंदु उत्परिवर्तन एक आनुवांशिक उत्परिवर्तन है जहां एक जीव के जीनोम के डीएनए या आरएनए अनुक्रम से एक एकल न्यूक्लियोटाइड आधार बदल दिया जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, एक जो नाइट्रोजनस बेस है वो यहाँ पर जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज हो रहा है, इंसर्टेड और डिलीटेड फ्रॉम डीएनए और आरएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जीनोम। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। सबसे पहले तो पॉइंट म्यूटेशन में आपने कहा कि एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है वो चेंज होता है। अब चेंज किसी भी प्रकार का हो सकता है, हो सकता है कि एक एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या हो गया है, ऐड हो गया है, हो सकता है कि यहाँ पर एक डिलीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा पॉइंट म्यूटेशंस हैव अ वैरायटी ऑफ इफेक्ट्स ऑन द डाउनस्ट्रीम protein product consequence that are moderately predictable based upon the specific of the mutation। यानी कि पॉइंट म्यूटेशन का डाउनस्ट्रीम प्रोटीन उत्पाद पर कई तरह से प्रभाव होते हैं, ऐसे परिणाम जो म्यूटेशन के बारीकियों के आधार पर मध्यम रूप से अनुमानित होते हैं। तो डेफिनेशन आपको मिल गई है, पॉइंट म्यूटेशन में क्या हो रहा है, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ रहा है, या तो डिलीट होगा या तो क्या होगा, इंसर्ट होगा। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो आपके पास आया है वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड आया है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आपको जो इम्यून सिस्टम है उसके 4 अंगों के नाम लिखने हैं। यहाँ पर आपके पास एक इमेज आती है जिसमें आपको इम्यून सिस्टम के बारे में बताया गया है, जिसमें आपको क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं। आपने कहा टॉन्सिल्स है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन आपके पास आती है, लिम्फेटिक वेसल्स आपके पास आते हैं, थाइमस हो गया है, स्किन है, बोन मैरो है, लिम्फेटिक वेसल्स है, स्प्लीन है और लिम्फ नोड्स हैं। अब यहाँ पर आपको इम्यून सिस्टम के काफी सारे जो अंग हैं उनके नाम बताए गए हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको प्राइमरी इम्यून
जो प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन, हमने अलग अलग ऑर्गन पढ़े थे इम्यून सिस्टम के बारे में जब बात की थी, तो आपके पास अलग अलग ऑर्गन आए थे, प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन। अब आपको इनमें से देखना है कि इनमें से कौन से प्राइमरी ऑर्गन आपके हैं और कौन से सेकेंडरी ऑर्गन आपके पास है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में, और किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है ये भी सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि 2 नंबर का आपके पास आता है। इसमें आपसे पूछा गया है ऊतक संवर्धन से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय टिश्यू कल्चर। इस विधि से विषाणु रहित पादप कैसे तैयार किया जाता है, हाउ टू मेक वायरस फ्री प्लांट बाय दिस मेथड। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन आया है, और इसके और में आपके पास क्वेश्चन आया है, यानी कि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं या तो आप ये कीजिए या फिर ये कीजिए। और में आपसे पूछा गया है एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। आप देखिए इम्यून सिस्टम से आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन ये आया है और 2 नंबर का क्वेश्चन आपका ये आया है, यानी कि सीधे सीधे 4 नंबर के क्वेश्चन आपके पास इम्यून सिस्टम से यहाँ पर आ गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर टिश्यू कल्चर के बारे में। क्या होता है टिश्यू कल्चर? आपने कहा टिश्यू कल्चर इज द ग्रोथ ऑफ टिश्यू और सेल्स इन एन आर्टिफिशियल मीडियम सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। टिश्यू कल्चर में होता क्या है, टिश्यू यानी कि ऊतक, कल्चर में क्या होता है, आप क्या कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं, उगा रहे हैं। सिंपल सी बात है, आपने कहा ऊतक संवर्धन वह क्रिया है जिसमें विविध शारीरिक ऊतक अथवा कोशिकाएं किसी बाह्य माध्यम में उपयुक्त परिस्थितियों के विद्यमान रहने पर पोषित की जाती है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें, हमने कहा कि टिश्यू कल्चर का मतलब है कि हमने किसी प्लांट से, किसी पौधे से कुछ टिश्यू या कुछ सेल्स को लिया है, और अब आर्टिफिशियल जो हमारे पास माध्यम है या आर्टिफिशियल जो हमारे पास वहां पर लैब है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, उसे ग्रो करा रहे हैं, यानी कि वृद्धि करवा रहे हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, टिश्यू कल्चर कह रहे हैं। टिश्यू कल्चर में सिंपली आप ये है कि आपके पास क्या है, जो चीजें हैं वहां पर वो कैसी होंगी, आपने कहा आर्टिफिशियल मीडियम आपके पास वहां पर होगा, यानी कि आप क्या करेंगे, पोषक तत्व प्रोवाइड करवा रहे हैं वहां पर, जो जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो आप बाहरी रूप से प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड अ माइक्रो प्रोपेगेशन, और क्या कहते हैं इसे, माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं। दिस इज typically facilitated by a use of a liquid, semi-solid or solid growth medium such as broth or agar। आपको कहा गया कि ये भली भांति ज्ञात है कि शरीर की विविध प्रकार की कोशिकाओं में विविध उत्तेजनाओं के अनुसार उगने और अपने सामान्य कोशिकाओं को उत्पन्न करने की शक्ति होती है। अब आपको ये कहा है कि जो टिश्यू होते हैं, आपने टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा, और उसमें आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात की थी, जिसमें आपने कहा कि ये जो टिश्यू होते हैं इनमें वृद्धि होती रहती है, इनमें डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है, विभाजित होने की क्षमता होती है। अब हमें करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई पौधा है, उसमें क्या है, कोई रोग लग गया है, ठीक है, तो हमें सेम वही जो जेनेटिक मेकअप है प्लांट का वो चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि जो ग्रोइंग टिश्यू थे, जो ऊतक थे, वहां पर क्या है, उस रोग का जो प्रभाव है वो नहीं है, तो हमने वहां से टिश्यू को लिया और उसे आर्टिफिशियल मीडियम में हमने ग्रो करा लिया है, उगा दिया है। अब हमने उसी ऊतक से बहुत सारी कॉपी बना दी है प्लांट की। इससे क्या हुआ कि जो वायरस था या फिर जो भी वहां पर रोग उत्पन्न करने के लिए रोगजनक था, वो आपके उस टिश्यू में नहीं आया है, क्योंकि ग्रोइंग पार्ट है वो, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, ग्रोइंग पार्ट है, वो डिवाइड हो रहा है, तो इसी को आप क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। कैसे किया जाता है टिश्यू कल्चर, एक इमेज देखिए, और इस इमेज से आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी कि आपने टिश्यू कल्चर में क्या क्या चीजें यहाँ पर की है। इस इमेज में आपने क्या देखा, तो आपके पास पूरा एक प्लांट था, ठीक है, इसके आपने क्या ली, शूट टिप को आपने ले लिया है, जिससे आपने क्या किया, यहाँ पर एक मीडियम में कल्चर करा लिया है, ठीक है, आपने एक छोटा सा पार्ट लिया और आप देख रहे हैं कि आपने यहाँ पर बहुत सारे जो इसके पार्ट्स हैं वो यहाँ पर ग्रो करवा लिए हैं। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर जो आर्टिफिशियल मीडियम था वो प्रोवाइड आपने किया है, ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। जैसे ही रूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, आपने क्या कर दिया है, पॉट में से ट्रांसफर कर दिया है। तो क्या किया आपने, एक छोटे से टिश्यू से आपने क्या कर दिया है, यहाँ पर प्लांट की बहुत सारी कॉपीज बना ली है। इसी को क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। और इसी कल्चर के माध्यम से, इसी विधि के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, वायरस फ्री प्लांट को यहाँ पर ग्रो करवा सकते हैं।
ठीक है। तो आपने करना क्या है, जब भी आप टिश्यू कल्चर के बारे में बात करेंगे आपको ये जो इमेज है ये आनी चाहिए बनानी। पार्ट में आप दिखा देंगे कि क्या क्या चीजें वहां पर कराई गई हैं, अलग अलग जो प्रोसेस होती है, अलग अलग जो मेथड होते हैं वो आप वहां पर करवा लेंगे। इस प्रकार से सेकंड जो हमारे क्वेश्चन का पार्ट आया था उसमें आपसे पूछा गया था एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, क्या डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, ये आप करेंगे और ये पढ़ के लेके आएंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।